बहुत बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनका नाम था सुमित्रा। वह अपनी पोती मीरा के साथ गांव की बस्ती से दूर जंगल के एकदम किनारे पर रहती थी। सुमित्रा अम्मा को जड़ी बूटियों का ज्ञान ऐसा था जैसे उन्हें आयुर्वेद की चाबी मिल गई हो। वह उन्हीं बूटियों से दवाइयां बनाती थी और बस इसी से उन दोनों का गुजारा चल रहा था। जब मीरा बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे और तभी से वह अपनी दादी सुमित्रा के आंचल में पली बढ़ी। दादी उसे भी बड़े प्यार से हर एक जड़ी बूटी की पहचान सिखाती रहती थी। एक रोज मीरा जंगल में घूमने गई और वहां से एक अनोखा पौधा लेकर आई। घर आकर उसने अपनी दादी से कहा, मेरी अच्छी सी दादी, आपने मुझे इतनी सारी वैद्यगिरी सिखाई है, इतना ज्ञान दिया है, पर इस पौधे के बारे में तो आपने कभी कुछ बताया ही नहीं। उसने पौधे को सूंघा और बोली, देखिए तो, ये मुझे जंगल के अंदर मिला है। इसकी खुशबू कितनी प्यारी है, एकदम मन मोह लेने वाली। सुमित्रा अम्मा ने एक नजर उस पौधे को देखा और तुरंत उनका माथा ठनका। वह थोड़ा गुस्से से बोली, अरे मीरा, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि जिस चीज के बारे में तुझे जरा भी जानकारी ना हो उसे बिना सोचे समझे छूना नहीं चाहिए। मीरा बोली, पर दादी, इसकी खुशबू तो सूंघिए, इतनी मीठी महक आ रही है, भला इससे क्या खतरा हो सकता है। दादी ने उसे गहरी बात समझाई। बोली, अरे पगली, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही हर सुगंध वाला पौधा भी अच्छा नहीं होता। जैसे मीठी बातों के पीछे भी कभी कभी जहर छिपा होता है, वैसे ही यह पौधा भी जहरीला है। दादी की बात सुनकर मीरा चौंक गई। यह तो इतना खतरनाक है कि अगर किसी इंसान को इसकी जरा सी खुराक दे दी जाए तो उसी पल उसकी मौत हो जाएगी। मीरा आंखें फाड़कर बोली, ये आप क्या कह रही हैं दादी? इसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि यह जहरीला है। दादी ने माथे पर हाथ फेरा और कहा, हाँ मेरी बच्ची, इसीलिए तो इसका इस्तेमाल लोग शरबत में मिलाकर किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि किसी को शक तक नहीं होता कि इसमें जहर मिलाया गया है। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, ओह अच्छा, तो यह राज है। ठीक है दादी, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। सुमित्रा बोली, तेरा कोई भरोसा नहीं है? एक काम करते हैं, आज से ही मैं तुझे जहरीले और खतरनाक पौधों के बारे में भी पूरी जानकारी देना शुरू कर देती हो, ताकि तू गलती से भी किसी जहरीली चीज को हाथ न लगा सके। और उस दिन के बाद से सुमित्रा अम्मा अपनी पोती को जहर की पहचान भी सिखाने लगी। दरअसल सुमित्रा अम्मा बहुत अच्छी वैद्य थी, पर फिर भी वह जंगल में क्यों रहती थी, यह सवाल मीरा के मन को कुरेदता रहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, अच्छी दादी, आप ये तो बताइए कि आप इतनी बड़ी वैद्य हैं, आपको इतना ज्ञान है, फिर भी आप इस घने जंगल में क्यों रहती हैं? उसने मासूमियत से कहा, चलिए ना, पास वाले गांव में चलते हैं। मैं यहाँ जंगल में रहते रहते थक गई हूँ, मेरा बड़ा मन करता है गांव जाकर खुली हवा में घूमूं। सुमित्रा ने उसे प्यार से देखा और बोली, मेरी बच्ची, तुझे गांव जाने की जरूरत ही क्या है? मेरी एक बात हमेशा याद रखना और कभी भूलना नहीं, कभी भी उस गांव की तरफ मत जाना। दादी की आवाज में डर था, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। इतना कहकर सुमित्रा अम्मा कुछ जरूरी जड़ी बूटियां लेने के लिए जंगल में गहरी चली गई। दादी के जाते ही मीरा सोचने लगी, दादी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? कौन सा ऐसा डर है? पर उसका मन नहीं माना। उसने पक्का इरादा कर लिया, आज कुछ भी हो जाए मैं तो गांव जाकर ही रहूंगी। ये सोचकर मीरा चुपके से जंगल से गांव की तरफ चल पड़ी। जब वह गांव पहुंची तो वहां का माहौल देखकर वह खुशी से उछल पड़ी। उसने सोचा, वाह कितना सुंदर गांव है, यहाँ तो कितने सारे घर हैं, यहाँ कोई अकेला नहीं रहता होगा। तभी गांव का एक आदमी उसे अजनबी देखकर उसके पास आया और पूछा, अरे लड़की, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मीरा बिना डरे बोली, हाँ मैं असल में जंगल में रहती हूँ, गांव में मैं पहली बार आई हूँ। मैंने इससे पहले गांव कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी दादी मुझे कभी आने ही नहीं देती थी। आदमी अचंभे से बोला, तुम्हारी दादी तुम्हें क्यों नहीं आने देती? उनका नाम क्या है? मीरा ने बताया, मेरी दादी का नाम सुमित्रा है। उन्होंने कहा था कि वह भी पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ कारणों से उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। वह कारण मुझे कभी नहीं बताती, बस यही कहती है कि गांव में कभी मत जाना,
वहां के लोग ठीक नहीं है। आदमी ने जब सुमित्रा नाम सुना तो वह चौंक कर बोला, क्या कहा? सुमित्रा? और वह वैद्य भी है? फिर उसने शायद कुछ याद किया और मीरा से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिता का नाम शंभू था क्या? मीरा की आंखें चमक उठी। उसने कहा, हाँ, मेरे पिता का नाम शंभू ही है। पर आपको कैसे पता? क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? मीरा की यह बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। वह दहाड़ कर कहने लगा, अच्छा, तो तुम उस गद्दार की बेटी हो जिसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की थी। मीरा घबराकर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? पर वह आदमी रुकने वाला नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे गांव वालों, सुनो तो, जल्दी आओ यहां पर। गांव वाले भागकर इकट्ठे हो गए और पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? आदमी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, अरे मित्र, बात ही ऐसी है। यह देखो, इसका नाम मीरा है और यह उसी गद्दार शंभू की बेटी है जिसने हमारे महाराज को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। सभी गांव वाले इसे पत्थर मारो और तब तक मारो जब तक यह इस राज्य को छोड़कर भाग न जाए। गांव के लोग भड़क उठे। वे सब एक साथ मीरा पर पत्थर बरसाने लगे। तभी अचानक उसकी दादी सुमित्रा अम्मा वहां आ गई। उन्होंने बिना कुछ सोचे मीरा को बचाने के लिए अपने आप को मीरा के आगे खड़ा कर दिया। पर गांव वाले पत्थर फेंकना नहीं रुके। एक तेज पत्थर सुमित्रा अम्मा के सिर पर आकर लगा। खून की धार बह निकली। उनकी उम्र ज्यादा थी, इसलिए वह पत्थरों के वार झेल नहीं पाई और वही जमीन पर गिर गईं और उनकी मृत्यु हो गई। अपनी दादी को मरा हुआ देखकर मीरा चीखने चिल्लाने लगी, दादी, आंखें खोलो ना, दादी। ठीक उसी समय मंत्री जी कुछ सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने गुस्से से पूछा, ये क्या हो रहा है यहां पर? और ये बूढ़ी औरत कौन है? इसके माथे से खून कैसे निकल रहा है? मीरा रोते हुए कहने लगी, इन सब लोगों ने मेरी दादी को बुरी तरह से पत्थरों से मारा, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इन सब की वजह से ही मेरी दादी मर गई। मंत्री जी ने गांव वालों को डांटा, यह मैं क्या सुन रहा हूं? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बूढ़ी औरत को पत्थरों से कैसे मार सकते हैं? आप सबको शर्म नहीं आती? गांव के लोगों ने उल्टा जवाब दिया, शर्म तो इन्हें नहीं आती। मंत्री जी, आपको पता भी है ये दोनों कौन है? ये दोनों उसी गद्दार शंभू के परिवार की है जिसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की थी। इन्हें राज्य से निकाल देने के बाद भी ये बेशर्म लोग जंगल में छुप छुप कर रह रहे थे। इन्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है। मंत्री जी ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूं कि शंभू गद्दार था। इसका मतलब यह नहीं कि इसके परिवार वाले भी गलत हों। आप सभी को एक बूढ़ी औरत को पत्थर से नहीं मारना चाहिए था। आप लोगों ने यह ठीक नहीं किया। गांव वाले अड़े रहे और बोले, चाहे जो भी हो, हम इस लड़की को यहां पर नहीं रहने दे सकते। मंत्री जी बोले, तो ठीक है, अब इसका फैसला आप नहीं बल्कि महाराज करेंगे। सैनिकों, इस लड़की को महाराज के पास लेकर चलो और इसकी दादी का अंतिम संस्कार करवा देना। इसके बाद उस लड़की मीरा को राजा के दरबार में पेश किया गया। दरबार में महाराज के साथ साथ राजकुमार वीर प्रताप भी बैठे थे। जब मीरा को राज दरबार में लाया गया तो वीर प्रताप मीरा को देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गए। वह तो उसे बस देखते ही रह गए। वह मीरा की खूबसूरती में इस कदर खो गए कि उनकी नजरें मीरा से हट ही नहीं रही थी। तभी मंत्री जी ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, यह शंभू की बेटी है जिसके परिवार के लोगों को आपने राज्य से निकाल दिया था, परंतु यह आपके आदेश को न मानकर यही जंगल में रह रहे थे और आज ही सारे गांव वालों को इनके बारे में पता चल गया, जिसके कारण गुस्से में आकर उन्होंने इन्हें पत्थर मारे और इस बीच इसकी दादी सुमित्रा आ गई और उनकी मौत हो गई। राजा को भी गुस्सा आ गया और वह बोले, अच्छा, तो इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे आदेश का उल्लंघन करते हुए यह यहां पर गांव में आ गए। लड़की, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? परंतु मीरा ने महाराज की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वह तो बस रोए जा रही थी, जिससे महाराज को और भी गुस्सा आ गया। वह बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बातों को अनसुना करो। सैनिकों, तभी मंत्री जी बीच में ही बोल उठे, रुक जाइए महाराज, जरा इसकी हालत तो देखिए। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसकी दादी ही इसका सब कुछ थी
और इसकी एक गलती के कारण वह मर गई, जिससे यह अभी तक सदमे में है। अभी यह कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। राजा बोले, अच्छा, तो मंत्री जी आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। मंत्री बोले, महाराज, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, शायद इसको अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, जिस कारण से यह गांव में गलती से आ गई और फिर गांव वालों को अपनी असलियत बिना डरे या बिना कुछ सोचे समझे ही बता दी। इसमें इसकी गलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसे जाने दीजिए। राजा थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, शायद आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे, परंतु याद रखना, अगर फिर से तुम इस राज्य में आ गई तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, समझी। राजा ने मीरा को चेतावनी देकर छोड़ दिया और उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिली। ठीक उसी समय एक दासी सभी के लिए शरबत लेकर आई। जब दासी शरबत लेकर राजकुमार के पास गई तो मीरा को उसकी तेज सुगंध आने लगी। वह एकदम सोचने लगी, अरे, यह सुगंध तो उसी पौधे की है जिसके बारे में मेरी दादी ने मुझे बताया था, जिसे शरबत में मिलाकर पिलाया जाता है और पीने वाले इंसान की उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। वह घबराकर सोचने लगी, तो क्या कोई राजकुमार को मारना चाहता है? मुझे ऐसा होने से रोकना ही पड़ेगा। मीरा दौड़ते हुए गई और उसने राजकुमार के शरबत पीने से पहले ही उनका शरबत गिरा दिया। राजा यह देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तब राजकुमार बोले, रुक जाइए पिताजी, मुझे नहीं लगता कि इसने यह ऐसे ही किया है, इसके पीछे अवश्य कोई वजह होगी। मीरा ने कांपते हुए कहा, जी राजकुमार जी, इस शरबत में जहर था, जिस वजह से मैंने आपको शरबत पीने नहीं दिया और इसे गिरा दिया। अगर आप इस शरबत को पी लेते तो इसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाती। राजा ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें जहर है? मुझे तो इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। राजकुमार ने विश्वास से कहा, परंतु मुझे इस पर भरोसा है पिताजी। एक दासी को भेजकर राजवैद्य को बुलवाइए, अभी पता चल जाएगा कि इस शरबत में जहर है या नहीं। कुछ ही पलों के बाद राजवैद्य दरबार में हाजिर हुए। जब राजवैद्य ने शरबत की जांच की तो उन्होंने देखा कि इसमें सचमुच जहर मिला हुआ है। वह बोले, महाराज, मैंने इस शरबत की जांच अच्छी तरह से कर ली है। इस शरबत में जहर था, लेकिन कोई ऐसा वैसा जहर नहीं, बल्कि काफी खतरनाक जहर था, जिसे अगर राजकुमार पी लेते तो इसी वक्त इनकी मृत्यु हो जाती। राजा ने हैरानी से मीरा से पूछा, ए लड़की, तुझे कैसे पता चला कि शरबत में जहर है? मीरा बोली, महाराज, मैं एक वैद्य की पुत्री हूं और मुझे आयुर्वेद और जहरीली चीजों का पूरा ज्ञान है। यह किसी सांप या बिच्छू का जहर नहीं, बल्कि एक जहरीले पौधे का जहर था। मैं जिस जंगल में रहती हूँ उसी जंगल में यह पौधा मिलता है। राजा ने पूछा, तो फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मीरा बोली, इसकी सुगंध के कारण महाराज। इससे आने वाली सुगंध काफी अच्छी होती है, जिसके कारण किसी को पता ही नहीं चलता कि इसमें जहर मिलाया है, परंतु इसकी सुगंध थोड़ी अलग होती है। ये मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। वह एक बहुत ही अच्छी वैद्य थी, जिसे इन गांव वालों ने मिलकर मार डाला। राजा ने शांत होकर पूछा, तो क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में कुछ नहीं बताया? मीरा बोली, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि मेरे पिता एक बहुत ही अच्छे वैद्य थे और एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। तब राजवैद्य बीच में बोले, तुम्हारे पिता एक अच्छे वैद्य तो थे, परंतु वह एक अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने महाराज के लिए एक दवाई बनाई थी जिसमें जहर था। वह तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, नहीं तो आज महाराज बच नहीं पाते। तुम्हारे पिता एक गद्दार थे जो पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर महाराज को मारने की कोशिश कर रहे थे। मीरा आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं, यह झूठ है। राजवैद्य ने कठोरता से कहा, यही सच है, अब तुम मानो या न मानो। इसके बाद राजवैद्य ने महाराज से कहा, महाराज, इसने आपके आदेश का उल्लंघन किया है, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजकुमार ने जोर देकर कहा, नहीं, इसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऊपर से इसने मेरे प्राण बचाए हैं, जिसके लिए पिताजी मैं यह चाहता हूं कि आप इसे यहीं पर रहने दें। राजवैद्य ने विरोध किया, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वीर प्रताप ने दृढ़ता से कहा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है और इसलिए मीरा आज से मेरी रक्षक के रूप में काम करेगी।
अगर किसी ने मुझे फिर से जर दिया या मुझे कुछ हो गया तो यह मेरी रक्षा करेगी, और इससे यह भी साबित हो जाएगा कि यह गद्दार नहीं है। और फिर राजकुमार ने मीरा को अपने रक्षक के रूप में रख लिया। यह देखकर राजवैद्य को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई और न ही बाकी लोगों को। इसके कुछ देर के बाद दरबार खत्म हो गया और सभी लोग वहां से चले गए। कुछ देर के बाद राजवैद्य और उसका एक खास सेवक आपस में बातें कर रहे थे। मीरा, जो कि वहीं से गुजर रही थी, वह छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। राजवैद्य के सेवक ने कहा, "ये क्या मालिक, आपके दुश्मन की बेटी अब यहाँ राजमहल में आ चुकी है, अब आप क्या करेंगे?" राजवैद्य ने हंसकर कहा, "उसके आने से क्या होगा, वह क्या कर लेगी?" सेवक ने याद दिलाया, "आप मत भूलिए कि वह शंभू की बेटी है। शंभू एक बहुत ही अच्छा वैद्य था, जिसके चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे।" राजवैद्य बोले, "हाँ, वर्षों पहले जब महाराज की तबीयत खराब हुई थी तो मैं उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से शंभू को बुलाया गया था। तब मुझे बहुत ही बुरा लगा था और मुझे यह अपना अपमान सा लगा था।" सेवक ने धीरे से पूछा, "और इसीलिए आपने उसे झूठे आरोप में फंसाया था ना?" राजवैद्य ने राज खोलते हुए कहा, "नहीं, जब महाराज ने कहा कि अगर शंभू महाराज को ठीक कर देता है तो उसे राजवैद्य बना दिया जाएगा, तब मैंने शंभू की औषधि में जहर मिला दिया और सारा दोष शंभू के ऊपर लगा दिया और ऐसा नाटक किया कि मुझसे ज्यादा भरोसेमंद और अच्छा वैद्य उन्हें कहीं नहीं मिल सकता, जिसके कारण शंभू को फांसी की सजा हो गई थी और इसके बाद मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। देखो, आज भी मैं राजवैद्य हूं और मुझे नहीं लगता कि इस लड़की के पास मुझसे ज्यादा योग्यता होगी, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब चलते हैं।" सेवक ने कहा, "जी मालिक, चलिए।" और फिर वह दोनों वहां से चले गए और मीरा यह सब कुछ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार किया हो। तभी वहां से राजकुमार जा रहे थे। जब उन्होंने मीरा को रोते हुए देखा तो उसके पास आए। "क्या बात है मीरा, तुम रो क्यों रही हो? दादी की याद आ रही है क्या?" मीरा ने सिसकते हुए कहा, "मुझे पता था कि मेरे पिता निर्दोष है, वे बेगुनाह थे और उन्होंने महाराज को मारने की कोशिश नहीं की थी।" राजकुमार बोले, "हाँ, मुझे भी इस बात का पता था।" मीरा हैरान हुई, "आपको पता था? परंतु कैसे?" राजकुमार ने कहा, "मुझे मंत्री जी ने बताया था। मंत्री जी और तुम्हारे पिता बचपन के मित्र थे। वे तुम्हारे पिता को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि यह दूसरे राज्य के लोगों की साजिश है, परंतु सारे सबूत तुम्हारे पिता की ओर ही इशारा कर रहे थे, जिसकी वजह से मंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाए।" मीरा बोली, "हाँ, ये एक साजिश थी, परंतु दूसरे राज्य के लोगों की नहीं, बल्कि राजवैद्य की साजिश थी।" राजकुमार चकित हो गया, "यह तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं।" राजकुमार के पूछने पर मीरा ने सारी बात राजकुमार को बता दी, जो उसने अभी अभी राजवैद्य और उसके नौकर के मुंह से सुनी थी, जिसे सुनकर राजकुमार भी पूरी तरह से हैरान हो गए। कहने लगे, "मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि राजवैद्य ऐसी नीच और घटिया हरकत कर सकता है, परंतु अब हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर सकते।" मीरा ने पूछा, "क्यों? क्यों नहीं कर सकते आप? आप तो राजकुमार हैं ना, आप चाहें तो उन्हें सजा दे सकते हैं।" राजकुमार ने दुखी होकर कहा, "परंतु ऐसा करने से सारे लोग मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। सबको लगेगा कि मैं एक क्रूर शासक हूं, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के मैं किसी को सजा नहीं दे सकता। समझा करो। परंतु तुम चिंता मत करो, अगर मुझे एक भी सबूत मिल गया तो मैं उन्हें सजा अवश्य दिलवाऊंगा। भरोसा रखो।" ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चले गए। मीरा को अब यह पता था कि उसके पिता और दादी की मृत्यु का कारण वह राजवैद्य है। फिर भी वह कुछ कर नहीं पाई और इंतजार करती रही ताकि वह अपना बदला ले सके। मीरा को महल में काम करते करते अब काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई, जो कि बच्चों और बूढ़ों को अपनी चपेट में ले रही थी, जिससे सारे गांव वाले बहुत ही परेशान थे। गांव का मुखिया राजा के पास आया और कहने लगा, "महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया है, जिसके कारण हमें आपकी सहायता चाहिए।" राजा ने पूछा, "संकट? कैसा संकट?" मुखिया बोला, "महाराज,
हमारे गांव में एक महामारी आ चुकी है जो कि बड़ी ही तेजी से फैल रही है। ये महामारी गांव के बहुत से बच्चों और बूढ़ों को अपनी चपेट में ले चुकी है। कई लोग इस महामारी के कारण मर चुके हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सारा का सारा गांव खत्म हो जाएगा। सारी बात जानकर राजा ने उसी समय राजवैद्य को बुलाया और कहा, राजवैद्य जी, आपको पता है कि गांव में एक महामारी फैल रही है। हम चाहते हैं कि आप मुखिया के साथ जाएं और गांव वालों का इलाज करें और इस महामारी को दूर करने का कोई उपाय निकालिए। राजवैद्य ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी से इस काम में लग जाता हूँ। उसके बाद राजवैद्य मुखिया के साथ गांव में आए। वहां की हालत काफी खराब थी। राजवैद्य ने वहां के लोगों की जांच की, परंतु वह बीमारी को समझ नहीं पाया। उसने इलाज करने की पूरी कोशिश की, परंतु उसके इलाज का कोई असर नहीं हुआ। अंत में राजवैद्य ने हार मान ली। इसके बाद मुखिया और गांव के कुछ लोग महाराज के पास वापस आए। मुखिया ने निराश होकर कहा, महाराज, राजवैद्य भी इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, ऐसे तो हमारे बच्चे बच नहीं पाएंगे। तभी वहां हाजिर राजकुमार ने कहा, पिताजी, शायद हम कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने मीरा को वहां पर बुलाया और बोला, मीरा, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम इस महामारी को रोक सकती हो या नहीं? इसका इलाज तुम्हारे पास है ना? क्यों, क्या मैं सही कह रहा हूं? मीरा बोली, हाँ, मैं इस महामारी को रोक सकती हूँ। राजकुमार ने पूछा, तो फिर तुमने अभी तक हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? मीरा बोली, जिन लोगों ने मेरी दादी के प्राण लिए, मैं भला उनके प्राणों की रक्षा क्यों करूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस गांव के लोग मरे या जिए। मुखिया ने मीरा के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूं बेटी कि गांव वालों ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। आपके पिता के कर्मों की वजह से आपकी बूढ़ी दादी को पत्थर नहीं मारने चाहिए थे, परंतु गांव के लोगों की सजा आप उनके बच्चों को मत दीजिए। मीरा तो गांव में फैली हुई उस महामारी का इलाज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर राजकुमार ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मीरा, ये उस गांव के छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें बच्चों का इलाज अवश्य करना चाहिए। राजकुमार ने जब मीरा को काफी समझाया तो वह गांव के बच्चों का इलाज करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है महाराज, मैं सहायता करने के लिए तैयार हूं, और यह सब कुछ मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रही हूं, गांव वालों के लिए नहीं। इसके बाद मीरा मुखिया जी के साथ गांव में जाती है। उसने गांव के बच्चों का ध्यान से निरीक्षण किया और फिर एक औषधि बनाई। जब वह औषधि बनाकर बच्चों को दी गई तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ही गांव के सारे बच्चे ठीक होने लगे, जिसे देखकर गांव के सारे लोग बहुत ही खुश थे। परंतु राजवैद्य को अब फिर से खतरा महसूस होने लगा था कि यह लड़की अपने पिता की ही तरह कहीं मुझसे मेरा पद न छीन ले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब मुझे किसी काम का नहीं समझेंगे और महाराज भी मुझे राजवैद्य के पद से निकाल देंगे। यह मैं किसी हालत में होने नहीं दूंगा। राजवैद्य का सेवक बोला, मालिक, अब आप क्या करेंगे? राजवैद्य ने कहा, अब मुझे फिर से वही चाल चलनी पड़ेगी जो चाल शंभू को फंसाने के लिए चली थी। आजकल राजकुमार उस लड़की पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं और उनके लिए भोजन भी वही लड़की बनाती है। अब मैं उस भोजन में जहर मिला दूंगा जिससे किसी भी प्रकार की सुगंध ना आए, वरना वह पहचान जाएगी और फिर मैं राजकुमार को वह खाना खाने से रोक दूंगा और मीरा का भी वही हाल होगा जो उसके पिता का हुआ था। राजवैद्य अपनी चाल फिर से चलने को तैयार हो गया और जब मीरा राजकुमार के लिए खाना बना रही थी तो कुछ पलों के लिए मीरा वहां से हट गई। इसका फायदा उठाते हुए राजवैद्य ने खाने में जहर मिला दिया। मीरा इन सब बातों से अनजान थी। वह भोजन लेकर राजकुमार के पास उनके कमरे में गई। राजकुमार जी, आपका भोजन तैयार है। राजकुमार ने कहा, अरे वाह, आज तो भोजन की सुगंध भी कितनी अच्छी आ रही है। लगता है भोजन आज कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बना है। राजकुमार अभी भोजन खाने जा ही रहा था कि अचानक से राजवैद्य वहां पर आ गया और राजकुमार से कहने लगा, राजकुमार, रुक जाइए, आप इस भोजन को नहीं खा सकते, इसमें जहर मिला हुआ है। राजकुमार ने हैरान होकर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं राजवैद्य जी? भला इसमें जहर कैसे हो सकता है? यह भोजन तो मीरा ने बनाया है। राजवैद्य बोला, हाँ, क्योंकि जहर किसी और ने नहीं बल्कि मीरा ने ही मिलाया है। यह अपने पिता का बदला लेने के लिए आपको मारना चाहती है।
राजकुमार ने समझदारी से कहा, अगर बदला लेना ही है तो महाराज को जहर देना चाहिए था ना। मुझे जहर क्यों देगी? मैंने क्या किया था? उल्टा मैंने तो इसकी सहायता की है। राजवैद्य ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं राजकुमार, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसे खाने में जहर मिलाते हुए। मेरा विश्वास कीजिए। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा आपने? आपने इसे खाने में जहर मिलाते हुए देखा है या आपने खुद ही जहर मिलाया है? राजवैद्य घबराकर बोले, ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? भला मैं आपके भोजन में जहर कैसे मिला सकता हूं? राजकुमार ने कहा, वैसे ही जैसे आपने महाराज की औषधि में जहर मिलाया था और उसका सारा आरोप शंभू पर लगा दिया था अपने फायदे के लिए। राजवैद्य पूरी तरह घबरा गए। यह आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? ये सच नहीं है। इस लड़की ने अपनी बातों में आपको फंसा दिया है। इसकी बातों में मत आइए। तभी पीछे से राजा, मंत्री और मुखिया भी आ जाते हैं। राजा बोले, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। राजवैद्य जी, हमने आपको जहर मिलाते हुए देख लिया है। राजवैद्य हैरान हो गया, महाराज, आप यहां पर? और आप ये क्या कह रहे हैं? जब मैंने जहर मिलाया ही नहीं तो आपने मुझे देख कैसे लिया? तब राजकुमार बोले, अब बस भी कीजिए राजवैद्य जी। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप फंस चुके हैं। आप मेरी योजना की चपेट में आ चुके हैं। अब आप निकल नहीं पाएंगे। राजवैद्य चौंक कर बोला, योजना? कैसी योजना? मैं कुछ समझा नहीं राजकुमार। और फिर राजकुमार ने कहा, मैं समझाता हूं। जब आप और आपके सेवक आपस में बातें कर रहे थे तो मीरा ने वह सारी बातें सुन ली थी और उसने वह सब कुछ मुझे बता दिया। मेरे पास कोई सबूत तो था नहीं, परंतु जब महामारी आई तो मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मीरा ने इस महामारी का तोड़ निकाल दिया तो आप उसे भी फंसाने की कोशिश अवश्य करेंगे। और फिर हुआ भी ऐसा ही। मुझे यह बात पहले से ही पता थी, इसलिए मैंने अपने कुछ जासूस आपके पीछे छोड़ रखे थे जो आपकी एक एक गतिविधि की खबर मुझे आकर दे रहे थे। जब आप रसोई घर में जा रहे थे तो मुझे इस बात की सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि आप ऐसी हरकत अवश्य कर सकते हैं। मैं, पिताजी, मंत्री जी और मुखिया, हम सभी चारों लोग रसोई घर में छिपकर आपकी इस हरकत को देख रहे थे। जब हमने पूरा सच अपनी आंखों से देख लिया कि आपने पहले जहर मिलाया और फिर मीरा को फंसाने की कोशिश की। लेकिन आपने यह ठीक नहीं किया राजवैद्य। तुम्हारी वजह से इतने अच्छे वैद्य शंभू और मीरा की दादी की मृत्यु हो गई, सिर्फ तुम्हारे स्वार्थ के कारण। अब राजवैद्य को समझ में आ गया कि वह बुरी तरह से फंस चुका है। वह राजा के सामने माफी मांगने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे निकाल न दे, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं। राजा गुस्से में आकर बोले, आपने जो कुछ भी किया वह कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। आपको इसकी माफी कभी नहीं मिल सकती। सैनिकों, इस मक्कार धोखेबाज को पकड़ो और हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दो। और फिर राजा ने मीरा से माफी मांगते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे निर्दोष पिता को गद्दार समझा और मैंने उन्हें फांसी की सजा दे दी। मुझे अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए थी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मीरा बोली, मैं समझ सकती हूँ महाराज, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब मैं किसी को भी गुनहगार नहीं समझती। मुझे पता है कि राजवैद्य ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे कि सब मेरे पिता को गद्दार समझने लगे। राजा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, आज से तुम इस राज्य की राजवैद्य घोषित की जाती हो। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम इस पद के लिए सबसे उचित हो। क्या तुम्हें यह मंजूर है? मीरा ने गर्व से कहा, जी, मुझे मंजूर है। और उसके बाद मीरा उस राज्य की राजवैद्य बन गई और उसने अपने पिता को निर्दोष साबित करके राजवैद्य को उसके की सजा दिलवा दी। मीरा का जीवन अब हमेशा के लिए बदल चुका था। अब वो खुशी से अपना जीवन जीने लगी। कुछ समय के बाद राजकुमार और मीरा की शादी हो गई और वे सुख चैन से रहने लगे। कभी कभी जो लोग मीठी बातें करते हैं या ऊंचे पद पर बैठे होते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच में अच्छे हो। हमें आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बुराई का अंत हमेशा होता है, बस सही वक्त और हिम्मत की जरूरत होती है। मीरा की तरह सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है,
पर जीत हमेशा ईमानदारी की ही होती है। काफी पुरानी बात है। एक गांव था जहां एक बेहद गरीब आदमी रहता था। उसके घर में 3 जवान बेटे थे। वो बाप अक्सर अपने बेटों को बिठाकर एक ही सीख दिया करता था। बड़े प्यार से कहता, मेरे बच्चों देखो, मेरे पास न तो रुपया पैसा है और न ही कहीं सोना चांदी गड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हें एक अलग ही किस्म का खजाना इकट्ठा करना चाहिए। वो समझाता, तुम बस हर चीज को गहराई से समझने और ज्यादा जानने की कोशिश में लगे रहना। कोई भी छोटी बड़ी चीज तुम्हारी नजरों से छूटनी नहीं चाहिए। वो कहता कि अगर तुम्हारे पास पैसों की जगह तेज तर्रार नजर होगी और सोने चांदी की जगह नुकीला दिमाग होगा, तो समझ लेना कि तुमने सच्ची दौलत जमा कर ली है। ऐसी दौलत जिसके आगे तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और तुम हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे ही रहोगे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। कुछ ही दिन बाद वो बुजुर्ग बाप इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तीनों भाई सिर जोड़कर बैठे और उन्होंने अपनी सारी हालत पर गौर किया। सबसे बड़ी ने कहा, देखो, हमारे पास यहाँ तो कोई काम धंधा है नहीं, तो क्यों ना हम थोड़ा घूम फिर कर दुनिया देख ले। अगर रास्ते में पैसे की जरूरत पड़ी भी तो हम खेतों में मजदूरी कर लेंगे। हम मेहनत करने से नहीं डरते, इसलिए भूखे तो नहीं मरेंगे जहां भी जाएंगे। यह फैसला हुआ और वे सफर पर निकलने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह उन तीनों भाइयों ने एक साथ अपने सफर की शुरुआत कर दी। उन्होंने खामोश, वीरान घाटियां और ऊंचे ऊंचे, दम थका देने वाले पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार पूरे 40 दिन तक चलते रहे। उनके पास जो भी खाने का सामान था वो सारा खत्म हो चुका था। अब तो वे थककर बिल्कुल चूर हो चुके थे और उनके पैरों में ढेरों छाले पड़ गए थे, जैसे पैरों पर छोटे छोटे अंगारे लग गए हो। मगर ये सड़क थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके, जैसे कोई लंबी सांस लेता है, और फिर हिम्मत करके आगे बढ़ चले। आखिरकार उन्हें दूर सामने कुछ पेड़ और घरों के निशान दिखाई देने लगे। इसका मतलब था कि वे एक बड़े शहर के पास पहुंच चुके थे। तीनों भाई बहुत खुश हुए और उन्होंने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने मन ही मन कहा कि जो भी बुरा समय था वो पीछे रह गया, अब तो आगे बस अच्छा ही अच्छा होना है। जब वे शहर के बिल्कुल नजदीक पहुंचे तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुक गया। उसने जमीन पर नजर डाली और धीरे से बोला, यहां से थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा ओट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे बढ़े तो अब मंझला भाई रुका। उसने सड़क के दोनों तरफ देखा और बोला, वो ओट जरूर एक आग से काना होगा। बस कुछ ही कदम और चलने के बाद सबसे छोटे भाई ने कहा, उस ओट पर एक औरत और एक छोटा बच्चा भी सवार थे। बाकी दोनों भाइयों ने एकदम सही कहा और तीनों उसी उत्साह से आगे चल दिए। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। उसे देखकर सबसे बड़े भाई ने झट से कहा, अरे घुड़सवार, तुम तो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रहे हो, है ना? घुड़सवार ने अपना घोड़ा रोका और हैरान होकर बोला, हाँ बिल्कुल। बड़े भाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तुम्हारा ऊंट खो गया है, क्यों? मंझले भाई ने बात आगे बढ़ाई, और तुम्हारा वो ऊंट, वो काना भी है ना? और फिर तीसरे भाई ने पूरी बात जोड़ दी, और उस ऊंट की सवारी कर रहे थे एक छोटी औरत और एक बच्चा, है ना? तीनों भाइयों की ये बातें सुनकर वो घुड़सवार शक भरी नजरों से उन्हें घूरने लगा। उसका माथा ठनका और उसने गुस्से में कहा, जरूर तुम तीनों के पास ही मेरा ऊंट है, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया है? तीनों भाइयों ने एकदम सीधे सपाट जवाब दिया, जनाब, हमने तो आपके ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी। घुड़सवार का पारा चढ़ गया। वो बोला, अगर नहीं देखा तो तुम्हें उसके बारे में ये सारी बातें इतनी यकीन के साथ कैसे मालूम हुई? भाइयों ने शांत तरीके से जवाब दिया, क्योंकि हम तीनों अपनी आंखों को खुला रखते हैं और अपने दिमाग से काम लेते हैं। और फिर बड़े भाई ने पूरब दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, ज्यादा वक्त मत गमाओ, उस तरफ अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। घुड़सवार ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि मेरा ऊंट तुम्हारे पास ही है। तुम्हें उसे अभी वापस लौटाना पड़ेगा। भाइयों ने फिर समझाया, अरे भाई, हमने तो सच में तुम्हारा ऊंट देखा तक नहीं है। मगर वो घुड़सवार उनकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था।
उसने अपनी तेज तलवार बाहर निकाली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दे दिया। इस तरह वह उन्हें पकड़कर पास के बड़े शहर के बादशाह के महल तक ले गया। महल पहुंचकर उस आदमी ने तीनों भाइयों को सिपाहियों के हवाले किया और खुद बादशाह के पास हाजिर हुआ। उसने बादशाह से अपनी कहानी सुनाई। हुजूर, मैं पहाड़ों से अपना पूरा परिवार लेकर आ रहा था। मैंने अपनी बीवी और छोटे बच्चे को एक बड़े से ऊंट पर बिठाकर अपने पीछे आने को कहा था। पता नहीं कैसे उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। जब मैं उन्हें खोजने निकला तो रास्ते में मुझे ये 3 पैदल आदमी मिले। मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने ही मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी बच्चे के साथ कुछ बुरा किया होगा। जब उस आदमी ने अपनी बात पूरी की तो बादशाह ने आराम से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो आदमी बोला, इसलिए हुजूर कि मैंने इन्हें अपने ऊंट के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था, जबकि इन्होंने मुझे खुद ही बता दिया कि मेरा ऊंट बहुत बड़ा है। वो एक आंख से काना है और उस पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। बादशाह ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने दरबारियों से कहा, जैसा कि ये आदमी बता रहा है कि बिना बताए ही इन्होंने इसके ऊंट का हुलिया इतनी अच्छी तरह से बयान कर दिया, तो यकीनन इन्होंने ही ऊंट चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को मेरे सामने हाजिर करो। ऊंट का मालिक तुरंत बाहर गया और तीनों भाइयों को एक साथ पकड़कर झटपट अंदर ले आया। कुछ देर तक गहरी सोच में रहने के बाद बादशाह ने उनसे पूछा, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छिपा दिया है? भाइयों ने साफ इनकार किया, हम चोर नहीं हैं हुजूर, और हमने तो इनके ऊंट को कभी देखा तक नहीं है। तब बादशाह थोड़ा गर्म हुआ और बोला, ऊंट के मालिक के बिना बताए तुमने ऊंट का बिल्कुल सही सही हाल बता दिया। अब तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुमने उसे देखा तक नहीं? भाइयों ने नम्रता से कहा, जहां अपना, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। हमें बचपन से ही ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी चीज को अपनी तेज नजरों से चूकने नहीं देते। हमने चीजों को पैनी नजरों से देखने और दिमाग से सोचने में बहुत वक्त लगाया है। इसीलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने यह सब कुछ बता दिया कि वो कैसा दिखता था। बादशाह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किसी चीज को देखे बिना ही उसके बारे में इतना कुछ जान लेना, यह तो नामुमकिन है। भाइयों ने पूरे विश्वास से जवाब दिया, नहीं हुजूर, यह बिल्कुल मुमकिन है। बादशाह ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच करते हैं। उसी वक्त बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ खुसर पुसर की। वजीर फौरन महल से बाहर निकल गया, मगर कुछ ही देर में वह 2 नौकरों के साथ वापस लौटा। वे नौकर एक बड़ी सी पेटी उठाकर लाए थे। दोनों नौकरों ने उस पेटी को बहुत सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह पेटी बादशाह को साफ दिखाई दे सके, और फिर वे खुद एक तरफ हट गए। तीनों भाइयों ने दूर खड़े खड़े ही उन्हें आते हुए देखा। उन्होंने बहुत ध्यान से इस बात पर गौर किया कि वह पेटी कहां से आई थी, उसे कैसे लाया गया था और किस तरह उसे फर्श पर रखा गया था। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तो चोरों, अब मुझे ये बताओ कि उस पेटी के अंदर क्या रखा है? भाइयों ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने फिर कहा, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है। तभी मंझले भाई ने बात को और साफ किया, उसमें एक अनार है। साथ ही छोटे भाई ने पूरा अंदाजा लगा दिया, उसमें अनार है और वह भी अभी कच्चा है। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने झटपट आदेश का पालन किया। इसके बाद बादशाह ने नौकरों से पेटी को खोलने को कहा। जब पेटी खोली गई तो सचमुच उसमें से एक कच्चा अनार निकला। अब तो सबकी हैरानी की कोई सीमा न रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां मौजूद सभी लोगों को दिखाया और तब ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि ये लोग चोर नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही समझदार और अक्लमंद आदमी है। अब तुम कहीं और जाकर अपने ऊंट को तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे, मगर सबसे बढ़कर तो बादशाह खुद भी दंग था। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज पकवान मंगवाए और पूरे दिल से भाइयों की खातिरदारी करने लगा। जब वे लोग खाना खा चुके तो बादशाह ने आराम से कहा, तुम लोग बेकसूर हो,
जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम सारी बातें मुझे साफ साफ बताकर जाओ कि तुम्हें इस बात का पता कैसे चला कि उस आदमी का ओट खो गया है, और तुमने कैसे जाना कि ओट कैसा था और उस पेटी में क्या था। सबसे बड़े भाई ने शुरुआत की। मैंने सड़क की धूल पर ऊंट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मालूम हो गया कि वहां से अभी अभी कोई बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए देखा तो उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि वह क्या खोज रहा है। बादशाह ने खुश होकर कहा, बहुत खूब। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने उस घुड़सवार को यह बताया कि ऊंट कान्हा है, क्योंकि कान्हापन तो सड़क पर कोई निशान नहीं छोड़ता। मंझले भाई ने जवाब दिया, मैंने इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की हरी भरी झाड़ियों को ऊंट ने चर लिया था, मगर बाईं तरफ की झाड़ियां ज्यों की त्यों थी। इससे पता चला कि ऊंट सिर्फ एक तरफ ही देख पाया था। बादशाह ने वाह वाह करते हुए कहा, बहुत खूब। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम में से किसने यह अनुमान लगाया कि उस ऊंट पर एक बच्चा और एक औरत सवार थी। छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने यह देखा कि एक जगह पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे और उनके करीब ही मुझे रेत पर जूतों के निशान दिखाई पड़े। साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे, जिससे मुझे मालूम चल गया कि जूतों के निशान किसी औरत के जूतों के हैं और साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है। बादशाह बोला, बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि उस पेटी में एक कच्चा अनार था? यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़ा भाई बोला, जिस तरह से दोनों नौकर उस पेटी को उठाकर ला रहे थे, उससे यह बात बिल्कुल साफ थी कि वह पेटी बिल्कुल भी भारी नहीं थी। जब उन्होंने पेटी को फर्श पर टिकाया तो मुझे उसके अंदर से किसी छोटी सी गोल सी चीज के लुढ़कने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मंझला भाई बोला, मैंने ऐसे अनुमान लगाया क्योंकि वह पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई थी, और अगर उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है तो इस मौसम में यह चीज अनार ही होगी। उसका कारण यह है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। और उसने छोटे भाई से पूछा, मगर तुमने ये कैसे पता लगा लिया कि अनार कच्चा है? छोटे भाई ने झट से जवाब दिया, इस वक्त आपके बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। इतना कहकर उसने सामने खिड़की की तरफ इशारा किया। बादशाह ने खिड़की में देखा तो पाया कि बगीचे में लगे हुए अनारों के पेड़ों पर सभी अनार कच्चे ही लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पहनी नजर और तेज दिमाग से हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, धन दौलत और दुनियादारी की चीजों के नजरिए से तुम लोग बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अक्ल का बहुत बड़ा खजाना है। बादशाह ने उनकी खूब तारीफ की और फिर उन तीनों भाइयों को कीमती उपहार दिए और उन्हें बड़ी ही इज्जत के साथ उनके सफर पर आगे रवाना कर दिया। वे अपने गांव वापस पहुंचे और उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार निवास करता था। उसकी पत्नी को प्रसव वेदना हो रही थी। उस समय गांव में अद्भुत माहौल व्याप्त था। सभी लोग जमींदार की पत्नी की सेवा सत्कार में जुटे हुए थे। 3 दिन बीत चुके थे और जमींदार के मन में चिंता की लहरें उफान मार रही थी। उसे आशंका थी कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, और जैसा कि कहा जाता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जमींदार की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर बेटी को जन्म दिया और इस संसार से विदा हो गई। घर में शोक की लहर दौड़ गई, परंतु बेटी के अप्रतिम सौंदर्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उसकी सौंदर्य की पराकाष्ठा ऐसी थी कि किसी ने वैसा सौंदर्य न पहले देखा था, न ही कल्पना की थी। समय का पहिया घूमता रहा और वह लड़की 3 साल की हो गई। पड़ोसियों ने जमींदार को आगाह किया कि वह अपनी बेटी का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि उसकी बेटी रूप की देवी थी। गांववासी और परिवारजन उसे महक कहने लगे। महक का सौंदर्य ऐसा था मानो खुद सृष्टि ने उसे संजोया हो। वह बड़ी होती गई और साथ ही जमींदार की चिंता भी बढ़ने लगी। महक सुंदर तो थी, परंतु उतनी ही भोली भी। कोई भी बात कहने पर वह तुरंत मान जाती। उसकी मासूमियत जमींदार को और अधिक चिंतित कर देती। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी की सरलता का कोई अनुचित लाभ न उठा ले।
इस डर से जमींदार ने घर के नियम बहुत कड़े बना दिए थे। महक को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वह हमेशा घर के भीतर ही रहती, मानो उसकी स्वतंत्रता छिन गई हो। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर किसी का कोई न कोई विरोधी होता है। पड़ोस में रहने वाली सौंधी, जो महक की हमउम्र थी, महक के सौंदर्य से ईर्ष्या करती थी। वह बाहर से तो महक की सच्ची सहेली होने का नाटक करती, परंतु मन ही मन जलती थी। सौंधी महक के साथ खेलती, उसे गांव की बातें बताती जिनमें महक की रुचि नहीं थी। सौंधी की चालाकी ऐसी थी कि वह महक के भोलेपन का फायदा उठाने के अवसर तलाशती रहती थी। वह चाहती थी कि किसी तरह महक की खूबसूरती का अंत हो जाए और उसकी सच्ची भावनाओं का पर्दाफाश कभी न हो। एक दिन सौंधी महक के पास आई और बोली, महक, तुझे पता है उस पार के बाग के फल कितने मीठे होते हैं? मैं रोज वहां जाकर खाती हूँ। महक ने जवाब दिया, हमारे घर पर भी तो उसी बाग के फल आते हैं, पिताजी ने बताया था। सौंधी ने उसे और भड़काते हुए कहा, अरे पगली, वहां जाकर खाने का मजा ही कुछ और है। चल, आज चलकर देखते हैं। महक ने थोड़ी चिंता जताई और बोली, मैं नहीं जा सकती, पिताजी ने मना किया है। लेकिन सौंधी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि आज बाग के उस पार राजा के सैनिक आने वाले हैं और वह चाहती थी कि सैनिक महक को देख ले और उसे बलपूर्वक उठा ले जाए। महक ने थोड़ा सोचा और बोली, अगर पिताजी से पूछूंगी तो वो जाने नहीं देंगे। सौंधी ने कहा, उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है, हम चुपके से चले जाएंगे। सौंधी ने घर के नौकरों को बहकाया और कहा कि महक के सिर में दर्द है और वह सो रही है, इसलिए कोई भी उसे परेशान न करे। फिर उसने महक को खिड़की से नीचे उतार दिया और खुद भी उसी खिड़की से बाहर निकल आई। सौंधी की योजना थी कि किसी तरह से सैनिकों की नजर महक पर पड़े और उसका किस्सा खत्म हो जाए। महक, जो बहुत सीधी सादी थी, उसकी योजना से अनजान थी। दोनों बाग में पहुंचे तो महक की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बाग में इधर उधर दौड़ रही थी जैसे आजादी का मजा ले रही हो, जबकि सौंधी इंतजार कर रही थी कि कब सैनिक महक को देख ले। लेकिन वहां एक अजीब बात हुई। उस दिन वहां से राजकुमार की सवारी निकल रही थी, जिसकी खबर सौंधी को नहीं थी। राजकुमार ने बाग की खूबसूरती देखकर अपनी सवारी रोक दी और बाग में घूमने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि वहां कोई और भी है। सतर्क होकर उसने एक पेड़ के पीछे छिप कर देखा। जैसे ही महक वहां दौड़ती हुई आई, राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। लेकिन जब उसने देखा कि यह एक लड़की है तो उसने उसे छोड़ दिया। महक बुरी तरह से डर गई, लेकिन राजकुमार जैसे उसकी सुंदरता में खो गया। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। महक जो अपने घर वापस पहुंची तो देखा कि घर में सब परेशान थे। नौकर सजा के लिए तैयार खड़े थे और जमींदार साहब सबको डांट रहे थे। 16 साल की मासूम बेटी बिना बताए घर से गायब थी, इसलिए जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। महक ने डरते हुए घर में कदम रखा और देखा कि घर में सन्नाटा छाया हुआ था। नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे कि महक तो कमरे में सोई हुई थी, फिर बाहर से कैसे आ रही है। महक ने डर के मारे अपने पिताजी की ओर देखा, जो गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। जमींदार ने जोर से पूछा, कहाँ थी तुम? बिना बताए कहाँ चली गई थी? बेचारी महक की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। वह फफक फफक कर रोने लगी। सौंधी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जमींदार जी को महक के भोलेपन का पता था, इसलिए उन्हें समझ आ गया कि जरूर किसी ने उसे बहकाया होगा। उन्हें आज अपनी पत्नी की बहुत याद आई, क्योंकि माँ ही होती है जो बेटी को इस उम्र में सही राह दिखा सकती है। आज जमींदार जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। पत्नी की कमी उन्हें आज बहुत खल रही थी। हालांकि उन्होंने महक को कुछ हिदायतें देकर अंदर भेज दिया और महक अपने कमरे में चली गई। उधर राजकुमार अजीत सिंह के मन में उथल पुथल मची हुई थी। 20 साल के अजीत सिंह ने अब तक गुरुकुल की शिक्षा, शस्त्र विद्या और माता पिता का प्रेम ही देखा था, लेकिन आज उसके मन में कुछ अलग ही ख्याल आ रहे थे। महक के सौंदर्य ने उसे घायल कर दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक राजकुमार उठकर अपने कमरे में टहलने लगा। उसकी बेचैन चाल देखकर उसकी मां को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पास आकर पूछा, अजीत, तुम्हें नींद नहीं आ रही? राजकुमार चौंक कर बोला, मां,
आपने बचपन में मुझे परियों की कहानियां सुनाई थी, क्या परियां सच में होती है? मां ने हंसकर कहा, बेटा, मैंने सुना तो है, लेकिन देखा नहीं। इस पर राजकुमार ने कहा, मां, आज मैंने एक परी को अपनी आंखों से देखा है। मां को समझते देर नहीं लगी कि उनका बेटा अब विवाह के योग्य हो गया है, लेकिन रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा, अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। राजकुमार ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे महक का चेहरा बार बार नजर आने लगा। वो सारी रात सो नहीं पाया। महक ने भी एक बार अजीत सिंह के बारे में सोचा, लेकिन उसे प्रेम की समझ कहाँ थी। वो तो बहुत भोली थी, कुछ भी नहीं जानती थी। अगली सुबह होते ही अजीत सिंह ने फैसला कर लिया कि वह महक को ही अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। राजा को अपने बेटे की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़की की खोज की जाए। सैनिकों ने महक की खोज शुरू की, लेकिन ना तो उसका नाम पता था और ना ही उसका ठिकाना। राजकुमार ने भी उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन 1 साल बीत गया और महक का कुछ पता नहीं चला। एक दिन राजकुमार भेष बदलकर जनता की हालत जानने महल से निकला और महक के गांव की गली में जा पहुंचा। क्या यह महज संयोग था? महक खिड़की से बाहर की दुनिया देख रही थी। राजकुमार की नजर महक पर पड़ी और उसकी आंखें थम गईं। राजकुमार ने महक को देखते ही महसूस किया जैसे तपती दोपहर में सावन की पहली बूंदें पड़ गई हो। वह खुश होकर महल लौट आया और अपने पिता को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत जमींदार के घर रिश्ता भिजवा दिया। जमींदार यह सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। महक को भी यह सब सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन उसे इस बात की गहराई का अंदाजा नहीं था। उसकी मां नहीं थी जो उसे समझा सके कि यह कितनी बड़ी बात है। मां ही तो होती है जो बेटी को इस उम्र में सही राह दिखाती है, ससुराल के नियम कायदे सिखाती है। पिता कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मां की जगह कोई नहीं ले सकता। वहीं दूसरी तरफ सौंधी यह सब सुनकर जल भुन गई थी। वह पहले से ही महक से जलती थी और अब महक के रानी बनने की खबर ने उसे और गुस्से से भर दिया। वह किसी भी तरह से महक को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हो रही थी। शगुन का दिन भी नजदीक आ गया था। जमींदार के घर में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। महक कुछ परेशान थी, लेकिन उसकी पड़ोसने उसके साथ मजाक कर रही थी। सौंधी जब आई तो मन ही मन जल रही थी, लेकिन बाहर से सबके साथ महक के कमरे में बैठी थी। वो महक को छेड़कर पूछने लगी, महक, राजकुमार कैसा है? जब बाग में उससे मिली थी तब कैसा लगा? दूसरी लड़कियां भी हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन महक को इन बातों का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो राजकुमार के बारे में ठीक से कुछ याद भी नहीं था। रस्मों की शुरुआत हुई। महक की मौसी आई और कहने लगी, चलो तुम सब लड़कियां महक को लेकर आ जाओ, राजा और रानी शगुन लेकर आ रहे हैं। महक नीचे आ चुकी थी। राजा और रानी ने जब उसे देखा तो रानी मन ही मन बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। उन्होंने सोचा, अजीत सिंह ने सच में चांद का टुकड़ा ढूंढा है। लाल लहंगे में सजी महक किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह स्वर्ग की अप्सरा सी लग रही थी। महक धीरे धीरे नीचे आ रही थी और सबका ध्यान उसी पर था। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मौसी ने इशारा किया तो उसने राजा और रानी के पांव छू लिए। रानी महक को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उनका मन महक को देखकर खुशी से झूम उठा था। महक को कुर्सी पर बैठाकर शगुन की मिठाई उसकी झोली में रखी गई तो महक फिर घबरा गई। सौंधी सब देख रही थी और उसके मन में कोई खुराफाती योजना चल रही थी। शगुन की रस्में पूरी हुई। आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार मंगल गीत गाने लगी। वे गा रही थी, बाबुल की लाड़ो पराई हो गई। ये गीत सुनकर महक की आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी ने उसे समझाते हुए कहा, महक, लड़कियों को तो दूसरे घर जाना ही होता है, यही तो दुनिया का रिवाज है। हमें भी दूसरे के घर जाना पड़ा था। मौसी उसे समझा रही थी, लेकिन महक बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। राजा और रानी महक को आशीर्वाद देकर चले गए। तभी मौसी ने शगुन में आया हुआ सामान आंगन में फैला दिया और सब पड़ोसियों को दिखाने लगी। सौंधी की हालत तो खराब थी। शगुन में इतना सोना, चांदी और सुंदर वस्त्र देखकर उसे महक से
और ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। मौसी बहुत खुश होकर सबको शगुन का सामान दिखा रही थी, क्योंकि राजा का परिवार था तो बहुत सा सामान आया था। सब कह रहे थे, महक कितनी खूबसूरत है, इससे तो राजा की रानी बनना ही था। जमींदार के घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। महक मगन होकर सब देख रही थी, लेकिन अचानक वह दौड़कर अपने कमरे में गई और रोने लगी। उसके मन में अभी भी वही गीत गूंज रहे थे जो औरतें गा रही थी, बाबुल की बेटी पराई हो गई। मौसी ने शगुन का सामान समेट कर रख दिया, लेकिन महक का दिल टूट रहा था। अपने पिता से अलग होने का सोचकर वह दुखी थी। पूरे गांव में महक के शगुन की चर्चा हो रही थी। सब लोग उसकी किस्मत पर खुश हो रहे थे कि महक कितनी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुई है। उसके भाग्य में तो राजघराना है। सभी उसके सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे थे। महल में पहुंचकर राजकुमार अजीत सिंह अपनी माता के कमरे में गए और पूछा, माँ, उस लड़की का नाम क्या है? रानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, उसका नाम महक है। राजकुमार नाम सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, जैसी सूरत वैसा नाम। राजकुमार महक की सूरत को बिल्कुल भी नहीं भूल पाए थे। उन्होंने फिर से अपनी माँ से पूछा, माँ, आपको कैसी लगी वो? और फिर शर्म से चुप हो गए। राजमाता ने हंसते हुए कहा, वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने तुम्हारे लिए कल्पना की थी, स्वर्ग एक अप्सरा की तरह। तुम्हारी पत्नी का चयन भी स्वर्ग से किया गया लगता है। वह मुस्कुराते हुए बोली, बहुत मासूम और नासमझ है, इसलिए तुम्हें ही उसका रिश्ता संभालना पड़ेगा। उसकी माँ का साया भी नहीं है, पर हम उसे मातृत्व का प्यार देंगे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए विदा लिया। उसके मन में खुशी और बेचैनी का मिश्रण था। विवाह की घड़ी समीप आ गई थी, और जब विवाह की तारीख आई तो सब जल्दी से बीतने लगा। राजकुमार के दिल में अपार खुशी थी। बार बार उसे बड़ी बड़ी सुरम्य आंखें याद आती थी, जिनमें वह खोया रहता था। वही सौंधी जलन की आग में जल रही थी, और उसके मन में योजनाएं चल रही थी जो बार बार विफल हो रही थी। उसने सोचा, महक बहुत साधारण और भोली है, मैं उसकी मासूमियत का फायदा उठाऊंगी। वह बार बार परेशान हो रही थी, तो उसने तुरंत मैगरी के पास जाकर कहा, तू जानती है, पूरा गांव तेरे ससुराल से आई सुगंध की बातें कर रहा है। राजा अमीर होते हैं, लेकिन देखो उन्होंने महक को कितना कम शगुन दिया है। पूरा गांव उस पर थू थू कर रहा है। मैगरी ने सुना और कहा, सौंधी, तू सही कह रही है। अगर मेरे ससुराल वाले मुझे ऐसा शगुन देते हैं तो मैं कभी भी अपने पति से बात नहीं करूंगी, हमेशा उनसे दूर रहूंगी। सौंधी ने उसे समझाया, अगर वे तुझसे प्यार करते हैं तो अच्छा शगुन क्यों नहीं देते? राजकुमार से बात मत करना और मुंह मत खोलना। मैगरी ने भरोसा दिलाया कि वह राजकुमार से कभी बात नहीं करेगी। सौंधी अपने मन में मुस्कुराई और सोचा कि विवाह के बाद वह राजमहल से तुरंत निकाल देगी। राजकुमार अपने पिताजी के पास जाकर सोच रहा था कि राजा होने के बावजूद वह केवल महक से प्रेम करेगा। उसने वादा किया कि उसकी जीवन संगिनी सिर्फ महक ही होगी। पिताजी ने देखा और चौंके। अजीत सिंह, हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी करनी है। विवाह के तुरंत बाद तुम्हें राज्य की बागडोर भी संभालनी होगी। अजीत सिंह ने चिंतित होकर कहा, पिताजी, मैंने अभी तक कुछ ठीक से सीखा भी नहीं है। राजा ने समझाया, तुम बहुत समझदार हो। जो कुछ भी तुमने सीखा है वह अच्छे से निभाया है। अनुभव तुम्हें सब सिखा देगा। राजकुमार अपने मन में महक के सपनों में खोया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सौंधी ने पहले ही उसके सारे सपने चूर कर दिए थे। एक अजीब घटना सामने थी जिसका अंत अज्ञात था। एक एक कर दिन बीतते गए और विवाह का दिन आ गया। राजा के महल में शादी की तैयारियां पूरी धूमधाम से चल रही थी। राजकुमार और उसके रॉयल परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। रानी और राजा अपनी बेटी की शादी से अत्यंत प्रसन्न थे। जमींदार के घर भी खुशी का माहौल था। महक देवी खुशी से झूम रही थी। उसे सबका मजाक और टोका टोकी अच्छा लग रहा था। नए वस्त्र और आभूषण देखकर वह बहुत खुश थी, लेकिन सौंधी ही थी जो निराश और जलन से भरी हुई थी। गांव वाले इस बात से भी खुश थे कि राजकुमार की बारात उनके गांव में आ रही थी। ये गर्व का विषय था। सौंधी की जलन समय के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। ये उसकी प्रकृति थी। शादी की खुशी में जमींदार के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह अपनी बेटी की किस्मत को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। राजकुमार की बारात जमींदार के द्वार पर पहुंच चुकी थी और उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया।
जमींदार की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। महक अपने कमरे में खुशी से तैयार हो रही थी। उसकी सखियां उसे सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। लाल साड़ी में वह स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। सखियों ने शादी के दिन की विशेष तैयारी की थी। दुल्हन उस दिन जीवन के सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है, और ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह दिन उसके लिए सबसे खास था। महक ने अपनी सुंदरता से सबको प्रभावित किया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आया था। वह भी बेहद आकर्षक लग रहा था। पहली वरमाला के बाद फेरे और अन्य रस्में पूरी हुई। विदाई का समय आया। महक विदाई के वक्त फूट फूट कर रोई और अपने घर से विदा हो गई। महल में मेहंदी का भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार बीच बीच में महक को देखता और अपने भाग्य को लेकर खुश होता। महक देवी खुशी से सारी रस्में अदा कर रही थी। रस्में पूरी होते होते रात हो गई। राजमाता ने महादेव को राजकुमार के कमरे में बैठाया। जब राजकुमार कमरे में पहुंचा तो महक बेड पर बैठी थी और राजकुमार उसे देखते ही रह गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई परी चांदनी को समेटकर एक कोने में बैठी हो। वह कुछ समय तक बस उसे ही देखता रहा। उसका मुंह बंद था। महक ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जैसे ही राजकुमार ने नींद से जागकर महक की ओर बढ़ा, उसने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो महक। आज तक मैंने इतनी सुंदरता नहीं देखी। लेकिन महक ने चुप्पी साधे रखी। सौंधी की बातों का महक के दिल पर गहरा असर था। राजकुमार बोलता रहा, लेकिन महक चुप रही। राजकुमार को लगा कि वह अकेला ही बात कर रहा है। उसने कहा, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा। मैं कब से खड़ा हूं और तुमने बैठने का भी नहीं कहा। क्या बात है? इतना कहकर वह पलंग पर बैठ गया तो महक तुरंत उठकर खड़ी हो गई और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। राजकुमार को यह अजीब लगा। उसने महक से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या कारण है तुम्हारी नाराजगी का? लेकिन महक ने फिर भी चुप्पी बनाए रखी। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं। यदि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो और मुझसे दूर रहना चाहती हो तो यह तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेरे कमरे में पर्याप्त जगह है। मैं दूसरे कोने में जाकर सो जाऊंगा। इसके बावजूद महक देवी चुप रही। राजकुमार दूसरे कोने में पड़े पलंग पर जाकर लेट गया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों महक इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। राजमाता ने बताया था कि महक बहुत भोली है और उसे मुझे अपना मानने में समय लगेगा। फिर भी राजकुमार ने अपने दिल में सोचा, मैं तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी कर सकता हूं जब तक तुम मुझे अपना मानोगी। वह मुस्कुराकर सो गया। महक देवी भी सो गई। उसने राजकुमार के बारे में कुछ नहीं सोचा। शादी की रस्मों के कारण वह बहुत थकी हुई थी। अगली सुबह महक उठकर तैयार हुई, क्योंकि महल में उसकी पगफेरे की रस्म होनी थी। उसके पिता उसे लेने आए थे। महक अपने घर चली गई और सभी से खुशी खुशी मिली। सौंदर्या भी उससे मिलने आई। सौंदर्या ने मीठी मीठी बातें करके यह जानने की कोशिश की कि महक का राजकुमार के साथ व्यवहार कैसा रहा। सारी बातें जानने के बाद कि महक ने राजकुमार से बात नहीं की, सौंदर्या बहुत खुश हो गई। उधर जब अजीत सिंह थोड़ी देर से उठे तो उन्होंने अपनी राजमाता से कहा, मां, आज राजकुमार नजर नहीं आ रहे। राजमाता ने उत्तर दिया, राजकुमार महक के साथ अपनी मां के पास गई है। तुम्हें कल उसे ले जाकर महल लाना है। अजीत खुश हो गया और सोचने लगा कि शायद महक की सहेलियां उसे सब समझा देंगी और वह बोलने लगेगी। अगले दिन अजीत सिंह महक को लेने गया और उसे महल में लेकर आया। रास्ते में भी महक चुप रही, क्योंकि सौंधी की बातें अब भी उसके दिल में गहराई से बैठी थी। सौंधी ने उसे दोहराया था कि अगर तुम राजकुमार पर अपना रौब जमाना चाहती हो और उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहती हो तो उससे बात मत करना। महक ने इस सलाह को गंभीरता से लिया था और इसलिए पूरे रास्ते चुप रही। अजीत सिंह ने महक से कहा, अभी तक तुमने अपनी नाराजगी की वजह नहीं बताई। महक चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अजीत सिंह ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम मुझसे नाराज रहोगी मैं खुद से ही बातें कर लूंगा। लेकिन महक ने फिर भी चुप्पी बनाए रखी। दिन बीतते गए और राजकुमार पूजा में व्यस्त रहने लगा। राजमाता को भी चिंता होने लगी, लेकिन अजीत सिंह ने उन्हें कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे
6 साल बीत गए। अजीत सिंह के पिता ने राज्य की जिम्मेदारी अजीत सिंह को सौंप दी और जंगल में तपस्या के लिए चले गए। उनकी माता का स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरता जा रहा था और अंततः एक दिन राजमाता का निधन हो गया। अजीत सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरी राज्य की जिम्मेदारी अब उसकी थी। हालांकि अजीत सिंह अशांत था, उसने राज्य की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। धीरे धीरे वह अपने राज्य से बहुत दूर होता जा रहा था, लेकिन उसका प्रेम केवल महक के प्रति अडिग था। मन ही मन उसकी चुप्पी उसे भीतर से तोड़ रही थी। अजीत सिंह ने राज्य तो संभाला, लेकिन सिंहासन पर बैठने का साहस नहीं किया, क्योंकि वह अपने पिता को अभी भी सिंहासन पर देखना चाहता था। एक दिन अचानक महल में वन से एक चौंकाने वाली खबर आई। अजीत सिंह के पिता का निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार पूरी विधिपूर्वक कर दिया गया था। पिताजी की मृत्यु के बाद दरबारियों में हलचल मच गई थी। कुछ निष्ठावान दरबारियों ने मिलकर अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाया और राज तिलक की रस्म पूरी की। अजीत सिंह ने अपने शासन में खुद को पूरी तरह से व्यस्त कर लिया और आसपास के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। राज्य का विस्तार हुआ और अजीत सिंह की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। महक देवी अब भी साधारण और शांत स्वभाव की थी। वर्षों बीतने के बावजूद उन्होंने अपने दिल में कई बातें छुपा रखी थी और चुप्पी साधे रखी थी। महल में वे सबके साथ मधुरता से पेश आती थी और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी। वे खुद भी नहीं जानती थी कि उनकी सरलता ने किस तरह की समस्याएं उत्पन्न की है। राजकुमार अजीत सिंह के राज्याभिषेक को 5 वर्ष हो चुके थे। एक दिन महल में एक दरबारी ने यह खबर फैला दी कि महक देवी और राजकुमार के बीच बातचीत नहीं हो रही है। यह जानकारी एक दासी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंची जो उस दरबारी के पड़ोसी थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दरबारी जो राजकुमार से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उसे मारने की योजना बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास कोई वारिस नहीं था जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। लेकिन अजीत सिंह के वफादारों ने उनकी साजिशों को नाकाम कर दिया। इसके बाद दरबार में इस विषय पर चर्चा हुई। अजीत सिंह के पिता के निष्ठावान सलाहकारों ने कहा, राजकुमार, आपकी जिम्मेदारी केवल राज्य को संभालने की नहीं है, बल्कि इसके उत्तराधिकारी को भी सुनिश्चित करने की है। यदि दरबारियों की साजिश का पता नहीं चलता या देर से पता चलता है, तो यह राज्य एक बिना मालिक की स्त्री की तरह हो जाएगा। फिर कौन इस पर अधिकार करेगा, यह भी अनिश्चित रहेगा। आपके और रानी के बारे में जो बातें राज्य में फैल चुकी हैं, वे पड़ोसी राज्यों में भी फैलेंगी, क्योंकि विभिन्न राज्यों के गुप्तचर भेष बदलकर एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते हैं। इस तरह की चर्चाएं अन्य राजाओं तक भी पहुंच सकती हैं और वे आपके राज्य को हड़पने की साजिशें कर सकते हैं। यह सब सुनकर अजीत सिंह को गहरा आघात हुआ। वे पहले ही महक के व्यवहार से दुखी थे और अब इस नई समस्या ने उनके सिर पर मुसीबत का और बोझ डाल दिया। उन्होंने एक निश्चय किया और महक के पास गए, जहां वह हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी थी। राजा अजीत सिंह ने शब्दों की मृदुलता के साथ बात प्रारंभ की। महक देवी, पिछले 11 वर्षों में मैंने तुम्हारे प्रति कोई भी अन्याय नहीं किया और न ही हमारे रिश्ते में किसी प्रकार की दरार डाली। आज मेरे लिए आवश्यक था कि मैं तुमसे बात करूं, इसलिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। तुम्हारे पास रहने पर भी मैं चुप रहा, परंतु आज मैं तुम्हारे पास आकर आवश्यक बातें कह रहा हूं। मैंने दरबार में सारे विवरण रख दिए हैं और अब मुझे मेरी जिम्मेदारियों को निभाना है। राज्य को उत्तराधिकारी देना मेरी प्राथमिकता है, अन्यथा मेरे पिताजी द्वारा सौंपा गया राज्य एक अदृश्य संजीवनी की तरह समाप्त हो जाएगा। महक देवी, फिर भी तुम मान हो। तुम्हारी यह चुप्पी मेरे प्रेम को गहरा आघात पहुंचा रही है। लगता है तुमने जीवन भर मुझसे बात न करने की ठान ली है। यह विचार कर राजा अपने कमरे में लौट आया और गहरे दुख के साथ टहला। दरबार की बातें कभी कभी उसे याद आती और सबसे अधिक परेशान करने वाली बात उसकी महक देवी की चुप्पी थी। उसे समय का भान नहीं रहा, वह चिंताओं में खोया हुआ था। राजा ने बाहर जाकर दरबार में उपस्थित सलाहकारों से परामर्श लिया। उन्होंने राजा अजीत सिंह को सुझाव दिया कि वह नया विभाग ले, लेकिन राजा को यह स्वीकार नहीं था। तभी उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने महक देवी को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, महक देवी, तुम्हारा मुझसे संवाद न करना राज्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है।
मैं आज से आदेश देता हूँ कि यदि तुम 2 दिनों के भीतर मुझसे बात नहीं करोगी या इसका कोई कारण नहीं बताओगी तो तीसरे दिन मैं दूसरा विभाग ले लूंगा और तुम्हें महल की छत से कबूतर उड़ाने का कार्य सौंपा जाएगा। ये घोषणा करके राजा अजीत सिंह दरबार से बाहर चले गए। राजा अजीत सिंह ने सोचा कि इस प्रकार की कठोरता महक देवी को समझाएगी और वह स्थिति को गंभीरता से लेगी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और दूसरा विवाह नहीं करेंगे। 2 दिन बीत गए और राजा की आशा थी कि महक देवी इस समय पर विचार करेगी और सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। समय की गति इतनी धीमी लग रही थी कि राजा की रातें बेचैन और चिंताओं से भरी थी। वह हर क्षण महक देवी के आगमन की प्रतीक्षा करता रहा। जब आधी रात बीत गई और महक देवी का कोई संकेत नहीं मिला तो राजा का दिल निराशा से भर गया। अंततः राजा अजीत सिंह ने निराश होकर बिस्तर पर लेटने का निर्णय लिया। सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाहट उसकी चिंताओं की ध्वनि बन गई। राजा के जीवन में कई समस्याएं आई थी, लेकिन आज वह अपनी अमूल्य प्रेमिका के द्वारा एक गहरी निराशा का सामना कर रहा था। महक देवी से उसका प्रेम सजा की तरह महसूस हो रहा था और वह इस असमंजस में था कि आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। राजा अजीत सिंह बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके पास अपनी परेशानी का कोई समाधान नहीं था। 2 दिन पहले दरबार में किए गए ऐलान के बाद अब वह खुद को बेबस महसूस कर रहा था। दरबार के सभी दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। राजा भारी कदमों से और गहरे दुख के साथ दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी पहले ही आ चुके थे और राजा का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार अजीत सिंह ने दरबार में आकर सिंहासन पर बैठा और हुक्म दिया कि महक देवी को बुलाया जाए। महक देवी धीरे धीरे दरबार में आई, जबकि अजीत सिंह का दिल धड़क रहा था। वह बहुत ही दुखी और निराश थे। अजीत सिंह ने कहा, महक देवी, परसों के ऐलान के अनुसार आपको 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी, इसलिए आज से आपकी सजा लागू होगी। यदि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती है। महक देवी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप महल की छत पर चली गई और वहीं बैठ गई। उसके भोलेपन ने उसे अपनी स्थिति समझने नहीं दिया। आज से वह सच में महल की दासी बन गई थी। अजीत सिंह के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। राजा बार बार अपने भाग्य को कोस रहे थे। उसी दिन पास के राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम पवित्र था, से उनकी शादी हो गई और नई रानी महल में आ गई। अजीत सिंह का विवाह पवित्रा से हुआ, जो उनके जीवन में नया मोड़ लेकर आई। पवित्रा अजीत सिंह से अत्यधिक प्रेम करती थी और अजीत सिंह भी पवित्रा के साथ रिश्ते को मान्यता देते थे। हालांकि महक देवी की बेरुखी का दुख उनके दिल में हमेशा बना रहता था। पवित्रा समझदार थी, लेकिन महक देवी के प्रति अजीत सिंह की भावनाएं उसकी जलन का कारण बन गई थी। समय के साथ पवित्रा को डर लगने लगा था कि कहीं अजीत सिंह उसे भूल न जाए। राजा अजीत सिंह और पवित्रा के रिश्ते में जलन स्वाभाविक थी और पवित्रा चाहती थी कि अजीत सिंह कभी उसे न भूले। 1 साल बीत गया और पवित्रा ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। अजीत सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था और राजकुमार का नाम सावंत रखा गया। महल में खुशियां मनाई गई। इतनी खुशियों के बावजूद अजीत सिंह महक देवी को नहीं भूल पा रहा था। वह रोज सुबह उसकी खैर खबर लेने जाता, लेकिन जवाब न मिलने पर लौट आता। पवित्रा को डर था कि कहीं एक दिन अजीत सिंह उससे दूर न हो जाए। पवित्रा को अब रानी अनमोल देवी के नाम से जाना जाने लगा। राजा अजीत सिंह पवित्रा के साथ खुश था, लेकिन महक देवी के मुद्दे पर अनबन होने से पवित्रा को दुख होता था। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अब अपने पिता से सुनता था कि कैसे अनमोल देवी राजा अजीत सिंह से बाद में मिली थी। समय बीतता गया और अनमोल देवी का शरीर कमजोर होता गया। एक कड़ाके की ठंड की रात में जब बारिश हो रही थी, अनमोल देवी छत पर सोई थी। ठंड में भीगी हुई उसकी सांसें मंद पड़ने लगी थी और उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अचानक उसे अपने जीवन में खोई हुई चीजें याद आने लगी। उसने आज तक क्या किया है, इसका एहसास होने लगा। महक देवी को अब समझ आने लगा था कि उसने कितना गलत किया है। अब उसका नाम अनुभव देवी हो चुका था। महल से नीचे जाने वाले दरवाजे बंद थे और वह अजीत सिंह से मिलकर माफी मांगना चाहती थी,
वह एक अलग रास्ते से नीचे उतरी और अजीत सिंह के कमरे के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगी। उसके शब्द आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे थे। मेरे प्रिय राजा, कृपया एक बार अनु बोलदे से बात कर लो, अपना दरवाजा खोल दो। दुर्भाग्यवश उस दिन राजा अजीत सिंह युद्ध से थके हुए घर आए थे और गहरी नींद में सो गए थे। रानी पवित्र ने रानी अनु बोलदे की आवाज सुन ली थी, लेकिन उसने अजीत सिंह को नहीं जगाया और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। रानी निराश होकर ऊपर आ गई और कोने में बैठ गई। मृत्यु का समय ऐसा होता है कि जीवन की पूरी यात्रा की स्मृतियां ताजगी से सामने आ जाती है। अनु बोलदे का शरीर ठंड से अकड़ चुका था। वह बार बार अजीत सिंह के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन उठ नहीं पाती और उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे देता था। सुबह होने तक पवित्र सो नहीं पाई। उसे चिंता थी कि अगर अजीत सिंह को बता दिया तो उसकी स्थिति की कई अनु बोलदे को देखने को मिलेगी और उसका पति उससे छिन जाएगा। इसके साथ ही उसका मन उसे धिक्कारने लगा कि उसने अजीत सिंह को क्यों नहीं जगाया। आत्मगिलानी की भावना से प्रभावित होकर वह अजीत सिंह को जगाने लगी। पवित्र ने जल्दी से कहा, कल रात अनु बोलदे ने आपके पास आने की कोशिश की थी, क्या आप उसे नहीं सुने? अजीत सिंह हैरान रह गए और तुरंत छत पर गए। छत पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अनु बोलदे ठंडी हो चुकी थी। अजीत सिंह ने एक बार भी कुछ कहे बिना उसे चुपचाप देखा। सभी लोग छत पर आ गए और अजीत सिंह खामोश हो गए। पवित्र मन ही मन खुद को दोषी मानने लगी कि उसने अजीत सिंह को क्यों नहीं जगाया। अजीत सिंह की स्थिति देखकर पवित्र को बहुत दुख हुआ। अनुभव दे के मरने से अजीत सिंह को गहरा आघात लगा, क्योंकि उसने अनु बोलदे को पूरी तरह से प्यार किया था। अब अजीत सिंह बीमार रहने लगे और हर पल खुद को दोषी मानते रहते थे कि क्यों उस रात वे नहीं जागे जब अनु बोलदे की जरूरत थी। पवित्र अजीत सिंह की स्थिति देखकर बहुत दुखी होती और अपने आप को दोषी मानती कि यदि उसने अजीत सिंह को जगा दिया होता तो शायद उनकी हालत इतनी खराब न होती। अजीत सिंह के पास ऐसे शब्द नहीं थे जो उनके दर्द को कम कर सकें। उस दर्द में रहते हुए एक दिन अजीत सिंह पूरी तरह से खामोश हो गए और बीमारी के कारण इस संसार को छोड़कर चले गए। जाते जाते अजीत सिंह ने पवित्र से वचन लिया कि वह राजकुमार को पालकर उसे गद्दी पर बैठाएगी। पवित्र ने इसे अपने कर्म की सजा मानकर कर्तव्य निभाना शुरू किया। अजीत सिंह ने महक देवी से जीवन भर एक बार भी महकते की आवाज नहीं सुनी थी और एक बार भी महक देवी से पूरी जिंदगी बात नहीं की थी। उसने महक देवी की आवाज के लिए तरसते हुए अपना जीवन बिताया, लेकिन महक देवी ने कभी उससे बात नहीं की। इस प्रकार अजीत सिंह ने एक अनोखा प्रेम किया जो राजा के प्यार की मिसाल बन गया।